प्यारे परीक्षार्थियों, हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे, श्याम श्याम दोस्तों, है ना बच्चों। मैं पवन शर्मा आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार टीचिंग परीक्षा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं बेटा। ओके, तो क्लास लाइव हो चुकी है। आप सभी दोस्त एक बार जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़ जाएंगे फास्ट। एंड बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, एक बार आप सभी लोग मुझे कमेंट में कंफर्म करा देंगे कि ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, मेरी आवाज आने लग रही है प्रॉपरली आप लोगों को, और आप लोगों को स्क्रीन प्रॉपरली दिखाई दे रही है। जल्दी से एक बार सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। और हमारा जो सीरीज है ना, हमारा जो सिलेक्शन है कि भैया 30 में से 30 पूरे मैथ्स में रखने हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आपको कंटेंट और पेडागोजी दोनों के ही क्वेश्चंस दिखाई देंगे, तो आप लोगों को एंड तक क्लास में बने रखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपन लोग क्वेश्चन को फास्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से बताइए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फास्ट जल्दी से करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका कंटेंट का है, इसके बाद फिर एक और कंटेंट, फिर पेडागोजी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। सरिता जी गुड इवनिंग, प्रियंका गुड इवनिंग, भाई गुड इवनिंग, गोपाल, सारिका गुड इवनिंग बेटा। ओके, बताओ पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। जल्दी से आपसे बोला गया है कि 5 के 5 लगातार गुणजों का योग 125 है, तो सबसे बड़ा गुणज क्या होगा। यानी कि द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 125। यानी कि 5 से डिवाइड होने वाली लगातार 5 संख्याओं का आपको योग दिया गया है, सम दिया गया है कि वो 125 है। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये बताइए उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। आशीष ने आंसर किया है 35, सारिका ने आंसर किया है 35, बाकी लोगों ने क्या आंसर किया है जल्दी से बता देंगे फास्ट सभी लोग। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, तो आप बोलोगे भैया योग कितना दिया गया है। हम बोलेंगे भैया योग की वैल्यू आपको दी गई है 125। योग बराबर कितना दिया गया है 125। योग में अगर जितनी संख्याएं होती हैं, अगर उनसे डिवाइड कर दिया जाता है, तो आपको बीच वाली वैल्यू पता लगती है, जिसे हम औसत कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। गुड इवनिंग रियांश, गुड इवनिंग। तो अगर मैं 125 में कितनी संख्याओं का योग है ये, आप बोलोगे भैया 5 संख्याओं का योग है। अगर मैं 5 से काटता हूं तो मुझे मिडिल वाली वैल्यू पता चल गई। उन पांचों में जो बीच वाली वैल्यू होगी वो होगी 25। यानी कि 1 2 3 4 5, तो इसमें मिडिल वाली जो वैल्यू है वो क्या है 25 है। और सभी 5 से डिवाइड करने वाली संख्याएं हैं, यानी कि सभी में 5 5 का अंतर होगा। तो अगली नंबर होगी 30 और उससे आगे होगी 35। यानी कि सबसे बड़ी नंबर जो आपको दिखाई देगी जिसकी बात की जा रही है वो नंबर होनी चाहिए थी 35। 35 विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। सर जी आज मेरा बर्थडे है, चांदनी नाम है। ओके, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा चांदनी आपको। ओके, मे गॉड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स दैट यू हैव इन योर लाइफ। आरती कुमारी गुड इवनिंग बेटा। ओके, चलिए करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पेडागोजी का क्वेश्चन है, ध्यान से करना है आप लोगों को, जल्दी से करिए। पेडागोजी का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं कमेंट में। और एक बार सभी लोग सेशन में जुड़ जाएंगे, जल्दी से लाइक और शेयर कर देंगे सभी लोग फास्ट, है ना। बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोगों का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की स्थितियों से विभिन्न उदाहरणों पर चर्चा करती है, जैसे कि एक रेलवे लाइन कई अन्य लाइनों को पार करती है, एक सड़क 2 या 2 से अधिक सड़कों को पार करती है। जैसे कि अगर अल्फाबेट्स की बात करें तो वो अपनी क्लास में उदाहरण दे रही है, कौन कौन से अक्षरों का, एच का, जेड का, ऐसे लेटर्स का उसने उदाहरण दिया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि ये बताओ जब वो टीचर इन चीजों की बात कर रही है तो वो इन उदाहरणों के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को लागू किया जा सकता है। यानी कि वो किस चीज के कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रही है बच्चों को इन उदाहरणों से। बताओ जल्दी से फास्ट क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताइए। पहले आप ये समझो कि उसने उदाहरण कौन कौन से दिए हैं। उसने सबसे पहला उदाहरण दिया है डेली लाइफ में से, कौन सा, कि रेलवे लाइन। अगर हम बात करते हैं तो रेलवे लाइन कैसी होती है, इस तरह की होती है, ठीक है, रेलवे लाइन की बात कर रही है। कह रही है एक सड़क या 2 से अधिक सड़कों को पार करना, एक सड़क या 2 से अधिक सड़कों को पार करना, यानी कि उनकी शेप भी ऐसी होगी। अगर हम बात करते हैं लेटर्स, एच का एग्जाम्पल दिया है, जेड का एग्जाम्पल दिया है, तो ये किस चीज को समझाना चाह रहा है, एक एक करके बात करते हैं। पहले वो कह रहा है लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लाइन सेगमेंट का मतलब होता है किसी रेखा का खंड, यानी कि उसकी लंबाई को निश्चित कर दिया गया है। तो लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहा है, यहां पर वो लाइन की बात कर रही है।
क्लियर है, लाइन सेगमेंट नहीं होगा। अगर यहां पर लाइन होता तो आप इसको कंक्लूड करते ही। आगे बोला गया ट्रांसवर्सल की बात की जा रही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। अगर पटरियों की बात करें तो आपने देखा होगा पटरियां ऐसे होती हैं, यानी कि दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा। ऐसे अगर आप जेड की बात करते हो तो ये दो समांतर रेखा है और ये एक उसको काटने वाला ट्रांसवर्सल, यानी कि ट्रांसवर्सल की बात की जा रही है। आगे बोला गया पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाओं को समझाना चाह रहा है, बिल्कुल सही है। समांतर रेखाओं को भी वो अपनी क्लास में समझाना चाह रही है, इस कॉन्सेप्ट को भी वो समझाना चाह रही है। अगला बोला राइट एंगल्स, क्या ट्रेन की पटरियां एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं? आप बोलोगे नहीं। तो कौन से दो कंक्लूजन आप देख पा रहे हो? तो आप बोलोगे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट कंक्लूजन है वो टीचर बच्चे को ट्रांसवर्सल, एक तो तिर्यक रेखा को समझाना चाह रही है क्लास में, ठीक है, दूसरा वो समांतर रेखाओं को समझाना चाह रही है। यानी कि उनका जो टॉपिक होगा ना क्लास में वो होगा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, यानी कि समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा को समझाने के लिए शिक्षिका ने क्या किया है, इन चीजों के उदाहरण बच्चों को दिखाई या समझाई। तो द राइट आंसर विल बी बी एंड सी ऑप्शन। कहां पर होगा? आप बोलोगे बी एंड सी पहला ही ऑप्शन है। द राइट आंसर विल बी होगा ए ऑप्शन। ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्लियर है? वो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन को समझाना चाहती है। वेरी गुड अब्दुल रहमान जी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन बताइए फास्ट क्या होगा? सभी लोग जल्दी से कमेंट में अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, एक बार क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। बताइए, आपसे बोला गया है व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ 138, यानी कि 138 का पहले क्या निकालो? संपूरक निकालो, और जो वैल्यू आएगी उसका फिर क्या निकालो? उसका पूरक निकालो। आप लोग जानते हैं संपूरक का मतलब होता है 180 में से घटाकर आना वैल्यू का, और पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री में से घटाकर आना। कमेंट में आंसर आ रहा है गोपाल का ए, आरती का ए, शबानी फैजी का आ रहा है 35, सारिका का ए, अंजनी शर्मा 42, आशीष 48। जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। थैंक यू सर, हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बस यू लाइक करने। ओके अब्दुल रहमान, थैंक यू भाई। जल्दी जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। देखो, अगर आपको 138 का संपूरक निकालना है तो संपूरक का मतलब क्या होता है? संपूरक का मतलब होता है 180 में से उस वाले एंगल को घटा दो जिसका संपूरक निकाल रहे हो। तो हमें संपूरक किसका निकालना है? 138 का। तो अगर मैं 180 में से 138 घटा दूंगा तो मुझे 138 का संपूरक मिलेगा। और 138 का संपूरक कितना होगा बताओ? आप कहोगे 10 में से 8 गया 2, 7 में से 3 गया 4, यानी कि 180 का संपूरक होगा 42। 180 का संपूरक कितना होगा? आप बोलोगे 42। और मुझे इस 42 का पूरक निकालना है। पूरक का मतलब होता है 90 में से घटाओ। तो 90 में से अगर आप 42 घटाओगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे 10 में से 2 गया 8 आएगा, और 8 में से 4 गया 4 आएगा, यानी कि इस संख्या के संपूरक का भी पूरक कितने डिग्री का होगा? आपका राइट आंसर होना चाहिए था 48 डिग्री। द राइट आंसर आएगा 48 डिग्री होना चाहिए। वेरी गुड। 42 गलत हो जाएगा। 42 तो इसका सप्लीमेंट्री निकल कर आएगा, संपूरक आएगा निकलकर, और आपको संपूरक का भी पूरक निकालना है। तो द राइट आंसर विल बी होगा 48। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बी आना चाहिए था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला बताइए कमेंट में जल्दी से क्या होगा अगले क्वेश्चन का राइट आंसर। फास्ट जल्दी से बताएंगे। सेम क्वेश्चन है, गलती नहीं करनी है। इस बार आपको 147 के संपूरक का पूरक बताना है। देखते हैं कमेंट में कौन कितनी जल्दी आंसर करता है। जल्दी से बताओ फास्ट। 147 के संपूरक का पूरक क्या होगा बताओ। पहले आप 147 का संपूरक निकालो, यानी कि 180 में से 147 को घटा दो, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसे 90 में से घटा दो, वही आएगा आपका राइट आंसर। प्रयास का आ रहा है 57, आशीष का 57, आरती का बी, यानी कि तीनों ने 57 आंसर किया है। बाकी लोग क्या कह रहे हो बताओ जल्दी से। 57 आ रहा है क्या? अंजनी, सुरेश 57 विल बी द राइट आंसर आप लोग कह रहे हो। देख लेते हैं। पहले अगर मैं 147 का सप्लीमेंट्री निकालता हूं, यानी कि अगर मैं 147 का संपूरक निकालता हूं तो क्या होगा? 180 में से 147 घटा दो, 180 में से 147 घटाओगे कितना बचेगा? 10 में से 7 गया 3, 7 में से 4 गया 3, यानी कि 33 बचेगा। तो 33 तो संपूरक है, और आपको इसका भी पूरक निकालना है। इसका पूरक मतलब 90 में से इस वाले एंगल को घटाओ जल्दी से।
आप बोलोगे 10 में से 3 गया 7, 8 में से 3 गया 5, यानी कि हमारा जो आंसर है, जिस एंगल को पूछा गया है उस एंगल की वैल्यू होगी 57 होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू ओम प्रकाश, बिल्कुल ठीक है, डन, क्लियर है सभी को, वेरी गुड। अगला करके दिखाइए, ध्यान से करिएगा, ये पैडागोजी का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं पूछा है, नहीं। विद रिगार्ड टू अ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, गणित की पाठ्य पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। पहले बोला गया है, अमित जी का आ रहा है डी, अंजनी का आ रहा है बी। ये कह रहा है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में जो उदाहरण होने चाहिए वो छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए, पहला है एग्जाम्पल, ये बोला है स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में केवल हल किए हुए उदाहरण ही होने चाहिए, यानी कि सिर्फ सॉल्व्ड क्वेश्चंस होने चाहिए, अनसॉल्व्ड नहीं होने चाहिए। तीसरा कह रहा है कि गणित की पाठ्य पुस्तक बहुत मोटी या भारी नहीं होनी चाहिए। लास्ट बोला गणित की पाठ्य पुस्तक में छात्रों को अभ्यास कराने के लिए विविध अभ्यास होने चाहिए। कौन सा वाला नहीं होगा ये बताओ फास्ट जल्दी से। नहीं होना चाहिए, नहीं वाला स्टेटमेंट पूछा है तो याद रखो, उसमें बोला गया है पहली बात तो गणित की जो बुक होनी चाहिए उसके जो क्वेश्चंस है वो बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा बोल रहा है गणित की पाठ्य पुस्तक में केवल हल किए हुए उदाहरण होने चाहिए, ये नहीं है भाई। आप पहले तो सॉल्व्ड एग्जांपल दो, बच्चे को हल करके दिखाओ एक क्वेश्चन, फिर अगर आप उसको वैसा ही एक और क्वेश्चन खुद करने को दोगे, प्रैक्टिस करने को, तो आपको सही मतलब समझ आएगा, ठीक है। गणित की पाठ्य पुस्तक बहुत मोटी या भारी नहीं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, नहीं तो बच्चा देखते ही पहले ही उसका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, बोले इतनी मोटी बुक अब हम कैसे करेंगे। और लास्ट बोला गया गणित की पाठ्य पुस्तक में छात्रों को अभ्यास कराने के लिए विविध अभ्यास होने चाहिए, यानी कि नए नए टाइप के नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस होने चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही इसका राइट आंसर नहीं होगा, ओनली वर्ड नहीं होगा। वेरी गुड रागिनी शुक्ला बेटा, बहुत बढ़िया। अगला बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर, फास्ट जल्दी से कमेंट में अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे फास्ट, क्या होगा। आपको बोला गया है अगर ए का 3 गुना बराबर है बी के 6 गुने के और ये बराबर है सी के 9 गुने के, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, आपको कमेंट में बताना है जल्दी से फास्ट। अगर 3a बराबर 6b बराबर 9c के बराबर दिया गया है तो इन तीनों का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है, कौन बताएगा जल्दी से, बताओ फास्ट क्या होगा राइट आंसर, बताओ जल्दी से। कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, देखो ध्यान से, बहुत आसान होता है ये निकालना। अंजनी का भी आ रहा है, आरती का भी आ रहा है, अभी देख लेते हैं। जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, जैसे आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो ए वाले की वैल्यू निकालने के लिए उसी को छुपा दिया करो। अब बोलोगे कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, एक 6 और एक 9, जो दिखाई देती है वही गुणा कर दो, वही उसकी वैल्यू होती है। क्लियर हो गया, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 6 गुणा में 9। प्रियंका गुड इवनिंग बेटा। ऐसे अगर मुझे बी का वैल्यू निकालना है तो बी का वैल्यू कितना होगा, आप बोलोगे बी वाले हिस्से को छुपा दो। कौन कौन सी संख्या दिख रही है, एक 3 और एक 9, इनका गुणा कर दो, 3 गुणा में 9, ये बी का वैल्यू है। ऐसे अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो इसको छुपा दो, 3 और 6 दिखाई देगा, आप बोलोगे सी बराबर आएगा भैया कितना, 3 गुणा में 6। सॉल्व कर लो, रेशियो पूछ रहा है आपसे, रेशियो, ये हो गया 54, ये कितना हो गया 27, ये कितना हो गया 18। अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो आप बोलोगे ये सब 9 से कट रहे हैं, तो 9 से काटोगे कितनी बार कटा, 9 छक्के 54, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, यानी कि रेशियो क्या बनेगा, 6 अनुपात 3 अनुपात 2 का बनेगा। ये होगा राइट आंसर, 6 अनुपात 3 अनुपात 2 विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी। क्लियर है, सभी को क्लियर है कि राइट आंसर क्या आएगा, वो आएगा बी। अब कर लोगे आप ऐसा क्वेश्चन, अगर मैं आपको एक और दे दूं करने के लिए तो आप लोग कर लोगे कि नहीं, ये बताओ जल्दी से फास्ट। सभी लोग कर लोगे, ऐसा एक और दे दिया जाए आप लोगों को तो 6 अनुपात 3 अनुपात 2 होना चाहिए था इसका रेशियो। ए बी और सी का जो रेशियो होगा वो होगा 6 अनुपात 3 अनुपात 2।
इसका करके बताओ कमेंट में जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। फास्ट जल्दी से बताएंगे, एक बार लाइक और शेयर करेंगे क्लास को और बताओ जल्दी से क्या आंसर है। बोला गया है ए का 4 गुना बराबर है बी के 5 गुने के बराबर है सी के 7 गुने के। तो इन तीनों का अनुपात क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा, ये बताना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आशीष का सी आया है, अमन रंजन का सी, विपिन का 35 28 20। शाबाश विपिन। गुड इवनिंग नीलम जी, गुड इवनिंग। राजलक्ष्मी का भी, अंजनी का सी, रेयांश एंड फैमिली का सी, चीनी शर्मा जी सी, मीनाक्षी सी। चलो भाई आ जाओ, करके देखते हैं। बताओ ए का वैल्यू क्या होगा। आप बोलोगे ए का मतलब ए वाले हिस्से को छुपाओ, तो 5 और 7 दिखाई दे रहा है, 5 गुणा में 7, ये होगा ए का वैल्यू। मैं पूछूंगा बी का वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे बी वाले हिस्से को छुपाओ, 4 गुणा में 7 होगा बी का वैल्यू। ठीक है जी। सी का वैल्यू क्या होगा, सी वाले हिस्से को छुपाओ, 4 गुणा में 5 होगा सी का वैल्यू। तीनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई, तीनों की आ जाएंगी, क्या हो सकती हैं। 5 सत्ते 35 होगा ए का वैल्यू, 4 सत्ते 28 होगा बी का वैल्यू, 4 पंजे 20 होगा सी का वैल्यू। क्या ये किसी से कट रही है तीनों संख्याएं, आप बोलोगे नहीं कट रही, तो सीधे आंसर क्या हो गया, 35 रेशियो 28 रेशियो 20 आपका राइट आंसर हो गया। 35 28 20 जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर है। रेशियो जो बनेगा वो बनेगा 35 28 और 20, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। फ्रैक्शन में भी यही रूल लगेगा सर, बिल्कुल अंजनी, फ्रैक्शन में भी आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हो। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर। फास्ट, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, जल्दी से तोड़ेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू टीच मैथमेटिक्स, यानी कि निम्नलिखित में से गणित पढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा, ये आपको बताना है। पेडागोजी का क्वेश्चन, बताओ गणित सब्जेक्ट को पढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका, उपयुक्त तरीका कौन सा होता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि सीखने में कमियों को ढूंढें, यानी कि बच्चे को क्या चीज दिक्कत कर रही है सीखने में, आप पहले उसका पता लगाओ और केवल उन्हीं चीजों को ही आप संबोधित करें क्लास में। बस आपको पता लग जाए कि बच्चे को सिर्फ इसी चीज में दिक्कत आ रही है, तो सिर्फ उतना ही समझाया जाए बच्चे को। दूसरा कह रहा है कम प्रदर्शन करने वाले बच्चों को ढूंढो और उन्हें कक्षा की अगली पंक्ति में बैठाओ। जैसे हमारे स्कूल में होता था हमारे साथ, जो वीक बच्चे होते थे टीचर कहते थे इनको आगे वाली सीट पर बैठाओ, जो होशियार है उनको कहते थे आप पीछे जाओ। ऐसा होना चाहिए क्या, बताओ। अगला कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी को एक ही दृष्टिकोण से पढ़ाएं, चाहे वो बच्चा वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, सबको एक ही तरीके से हांको। ऐसा नहीं होता, जो वीक बच्चा होता है उसको ज्यादा अटेंशन देनी पड़ती है, उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और लास्ट बोल रहा है शिक्षार्थियों को उनकी मौजूदा क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रेरित करें, यानी कि जो टीचर है वो हमेशा बच्चे को मोटिवेट करे। अगर उसको एक बार नहीं आया दोबारा बोले नहीं बेटा आएगा, दोबारा ट्राई करो, एक बार और ट्राई करो। तो यही होना चाहिए मैथ्स को पढ़ाने का तरीका, कि अगर बच्चा एक बार में नहीं समझ रहा उसको बार बार मोटिवेट करते रहो। कब तक, जब तक वो उस चीज को सीख नहीं जाए। क्लियर है, वेरी गुड। इंग्लिश की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होगी रागिनी, डन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर है, कि गणित में मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है बच्चे को। अक्सर कर आपने देखा होगा जैसे ही आपके 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर गलत होते हैं, आप मैथ्स की किताब को बंद कर देते हो, बोले अब नहीं पढ़ना। क्यों, क्योंकि आपको अच्छा फील नहीं होता। और आपके अगर मान लो लगातार 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर सही होते जाएं, तो आप तुरंत आपका मन करता है बोले अगला क्वेश्चन हम खुद करेंगे। अब कहते हो कि नहीं कहते हो, मान लो टीचर आपको एक तरह के 2-3 क्वेश्चन करा दे, चौथे क्वेश्चन में आप कहते हो कि भैया हम खुद ट्राई करेंगे इसको अब, ठीक है। तो ऐसे ही मोटिवेट रहना है टीचर को और स्टूडेंट्स को भी। क्लियर है, बताइए अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है वासु के पास एक बाल्टी है जिसमें 37 सही 1/4 लीटर दूध आ सकता है। एक बाल्टी है बेटा वासु के पास, ठीक है, इसमें कितना दूध आ सकता है, 37 सही 1/4 लीटर आ सकता है। अब उसने क्या किया, इस दूध को छोटी छोटी बोतलों में कन्वर्ट किया। इस बाल्टी में जो ये दूध भरा है इसको क्या किया, छोटी छोटी बॉटल्स में डाला है। और ये छोटी छोटी बॉटल्स कितने ml की हैं, आप बोलोगे 250 ml की है।
तो पहली बात तो ये लीटर है, ये मिलीलीटर है, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? आप बोलोगे भैया 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो पहले दूध देखो, दूध कितना हो गया? 149 आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। तो आपसे वो ये कह रहा है कि ये बताओ इस पूरे दूध को अगर आप इन बोतलों में डालोगे तो कितनी बोतलें भर जाएंगी? तो पहले देखो दूध है कितना, 4 से गुणा करो 37 में, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल का कितना 2, 4 तिया 12 और 2 14 में 1 जोड़कर नीचे कितना आएगा 4, यानी कि 148 और 1 आप बोलोगे 149 बटे में 4 लीटर दूध है। लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितने से गुणा कराओगे? 1000 से, यानी कि अगर मैं मिलीलीटर की बात करूं तो कितना मिलीलीटर हो जाएगा दूध? इतना। और इतने दूध को आपको किसमें कन्वर्ट करना है? 250 ml की आपको क्या करनी है? बोतलें भरनी है। 250 ml की भरोगे तो काटा पीटी करके क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे 250 चौका होता है 1000, यानी कि कितनी बोतलें भर जाएंगी? आप बोलोगे 149 बोतल भर के तैयार होंगी। कितनी बॉटल्स भरेंगी? 149। ये सीटेट में इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। डन। बीपीएससी क्लास सर यूट्यूब पे 12 बजे कराते हैं दिन में। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, बीपीएससी का क्लास का टाइम है 12 बजे का। डन। ओके प्रियंका, सबको क्लियर हो गया? सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला बताइए जरा जल्दी से, देखते हैं कौन करेगा। पॉलीगन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलीगन, बहुभुज। बहुभुज में दो चीजें समझ लो आप। पहली बात तो अगर कभी भी क्वेश्चन में आपसे भुजाओं की वैल्यू पूछी जाए कि कितनी भुजा होंगी, तो भुजा बराबर हमेशा होता है 360 बटे में बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या होती है? किसी भी पॉलीगन के बाह्य कोण प्लस अंतः कोण का योग होता है 180 डिग्री। ये याद रखो और क्वेश्चन को करके दिखाओ जल्दी से। क्या आंसर आ रहा है? कितनी भुजाएं होंगी ये बताओ फास्ट सभी लोग। सुपर टेट की भी अभी बेटा 12 बजे ही चल रही है, ठीक है? यहां भी आपको ये सुपर टेट के क्वेश्चन ही कराए जाएंगे इस टाइम भी। हेल्प होगी आपको मतलब इस क्लास से बिल्कुल। कह रहा है एक नियमित बहुभुज के बाह्य कोण और आंतरिक कोण का अनुपात है 1 और 4, यानी कि उसका आपको आंतरिक कोण की वैल्यू कितनी दी गई है? आंतरिक कोण दिया गया है आपको 1 और आपको अच्छा बाह्य कोण दिया गया है 1। ओके, एंटी एक्सटीरियर एंगल कितना दिया गया है? आप बोलोगे भैया बाह्य कोण की वैल्यू दी गई है 1। ओके, और आंतरिक कोण का वैल्यू कितना दिया गया है? आंतरिक कोण का वैल्यू दिया गया है कितना? 4। हम जानते हैं इन दोनों का योग होता है 180, यानी कि इन दोनों को जोड़कर 180 आना चाहिए था। आप बोलोगे 4 और 1 5 होता है, 5 बराबर 180, तो 1 बराबर कितना हो गया? 5 तिया 15, 5 छक्के 30, यानी कि बाह्य कोण कितने डिग्री का आ रहा है? 36 डिग्री का। अंतः कोण कितने डिग्री का आ जाएगा? आप बोलोगे 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 तिया 18 और 2 4 तिया 4 छक्के 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 144। हमसे क्या पूछ रहा था? भुजाओं की संख्या बताओ। तो भाई भुजा मतलब होता है 360 में बाह्य कोण से भाग लगाओ, यानी कि बाह्य कोण है 36, 36 से आप काटोगे तो कितनी भुजाएं आएंगी? आप बोलोगे 10 भुजाएं होंगी। बिल्कुल सही है। इस पॉलीगन में कितनी साइड होंगी? 10 भुजाएं आएंगी, 10, 10। 10 विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 10 भुजाएं आएंगी इस बहुभुज में। अगला बताइए जल्दी से फास्ट, क्या होगा अगले क्वेश्चन का राइट आंसर? उम्मीद करेंगे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जल्दी से करके दिखाओ क्या होगा फास्ट। आपसे कह रहा है व्हाट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम शॉर्ट में सीसीई कहते हैं। सीसीई का मतलब होता है लगातार मूल्यांकन करना बच्चे का, ठीक है? लगातार अच्छे तरीके से मूल्यांकन करना ही कहलाता है क्या? सीसीई। सीसीई में आप लोग जानते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन यानी कि इवैल्यूएशन का टाइप होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? बच्चे की पुरानी प्रॉब्लम को समझ रहे होते हैं और उनको सॉल्व करते हैं ताकि वो बच्चा आगे उन प्रोसेस को क्या नहीं करे, गलतियां ना करे उसमें। तो इसमें 3 स्टेप में इवैल्यूएशन किया जाता है। बच्चे की प्रीवियस नॉलेज, करंट में समझाना और आगे क्या वो उसको प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर रहा है या नहीं। बेसिकली इसके 3 स्टेजेस में इवैल्यूएशन होता है। प्रीवियस नॉलेज, क्या लेवल है मॉनिटरिंग का, और आगे वो क्या करेगा उसमें प्रक्रिया में। डन, बताओ जल्दी से। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सीसीई में मूल्यांकन प्रक्रिया में पिछले ज्ञान, समझ के स्तर और सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन शामिल होता है।
दूसरा बोल रहा है सीसीई के लिए शिक्षकों को लगता है कि उनमें से प्रत्येक को बच्चों की शिक्षा का आकलन करने के लिए हर दिन कुछ असाइनमेंट देना चाहिए। अगला है सीसीई अंकों को ग्रेड में परिवर्तित करने के बारे में है। और लास्ट कह रहा है कि सीसीई में परीक्षण अधिक और शिक्षण कम होता है। आप जानते हैं कि बाकी के ऑप्शंस गलत हैं। द राइट आंसर क्या है कि सीसीई का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि क्या, कि मूल्यांकन प्रक्रिया में एक तो पिछला ज्ञान, बच्चे के समझ का स्तर और सीखने की प्रक्रिया, इन सभी का मूल्यांकन किया जाता है सीसीई के अंदर। तो राइट आंसर विल बी होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। बाकी के सभी पॉइंट्स जो है वो सीसीई के बारे में गलत है। द राइट आंसर विल बी होगा ऑप्शन नंबर 1। इवैल्यूएशन का मतलब है कि बच्चे का हर लेवल पर इवैल्यूएट करना सीसीई के अंदर। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा, एक आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं दी गई हैं आपको 176 और 56। एक आयत है जिसकी लंबाई है 176, चौड़ाई है 56। कह रहा है इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो कह रहा है इस वृत्त की परिधि क्या होगी ये बताइए। यानी कि आप बोलोगे 56 गुणा में 76 जो है 176, वो कितने के बराबर है? एरिया कितना होगा इसका? पाई आर स्क्वायर के बराबर है। पाई की वैल्यू क्या हो सकती है? आप बोलोगे पाई को हम लिख सकते हैं 22/7। 22/7 गुणा कर लो जल्दी से, क्या कट रहा है फास्ट। 22 से काटोगे ये कट गया 8 बार। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ। 56 को इसको क्या लिखोगे? इसको लिख लोगे 8 गुणा में 7, और 56 को भी आप क्या लिख सकते हो? 8 गुणा में 7। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8 दो बार है तो एक बार 8, 7 भी दो बार है तो एक बार 7। यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 56। रेडियस कितनी आ गई निकलकर? 56 की आ गई। क्या पूछ रहा है? वृत्त की परिधि बताइए। परिधि क्या होती है वृत्त की? आप बोलोगे 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का मतलब होता है 22/7 इंटू रेडियस हो गई 56। काटा पीटी करके बताओ कितनी बार जा रहा है? आप बोलोगे ये 7 से कट गया 8 बार। 22 दूनी 44, 44 में 8 का गुणा करोगे कितना आएगा? 8 चौक 32, 3 हासिल का, 8 चौक 32 और 3 35, यानी कि 352 आएगी परिधि। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर होगा 352। जिस सर्कल की परिधि हमसे पूछ रहा है, ये सरकमफेरेंस निकलवा रहा है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू 352। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। 352 आना चाहिए था सभी का। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? फास्ट जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे बोल रहा है यदि किसी भिन्न के हर को 80% कम कर दिया जाए और अंश को 300% बढ़ा दिया जाए, तो ये कह रहा है कि जो भिन्न है वो 2/9 हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ वास्तव में वो भिन्न क्या है? वो ऐसी कौन सी भिन्न है जिसके हर को आप 80% कम कर देते हो और अंश को 300% बढ़ा देते हो, तो वो भिन्न 2/9 के बराबर आती है? बताओ फास्ट। प्रियंका उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई बेटा? वो तो सिंपल सा था। अब इसको करो पहले, फिर उसकी तो देखेंगे, ठीक है? नहीं तो फिर बच्चे इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं ना, तो फिर क्वेश्चन गायब हो जाएगा सामने से, है ना? बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा है फास्ट सभी लोगों का। देखो भाई, आप जानते हो कि जो भिन्न हमसे पूछ रहा है, हमने मान ली कि वो जो भिन्न है वो है x/y। x क्या हो गया? अंश। y क्या हो गया? हर। पहले उसने क्या कहा है कि हर को कितना कम कर दो? 80%। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% के बराबर होती है पहले से ही। अगर 100% में से 80% कम करोगे तो कितना परसेंट बचेगा? ये खाली 20%। y कितना परसेंट बचेगा? खाली 20%। और x पहले से 100% है, x को कितना बढ़ाने को बोल रहा है? अंश को 300% बढ़ा दो, तो ये x कितना बन चुका होगा? आप बोलोगे ये बनेगा 400% x। तो इतना हो जाना चाहिए था, लेकिन वो कह रहा है कि जो भिन्न है वो 2/9 के बराबर हो जाती है। तो कह रहा है x/y का वैल्यू बताइए क्या होगा। देखो ध्यान से सॉल्व करो। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, 2 से काटोगे 20 बार गया, इस 20 का नीचे गुणा हो जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा 9 गुणा में 20 और ऊपर क्या है यहां सिर्फ 2 ही बचा हुआ है। तो भैया सॉल्व करके बताओ x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आएगी। 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा 10 बार। तो अब वैल्यू आएगी 1 बटे में 9 दाई 90, यानी कि वो जिस भिन्न की बात कर रहा है वो भिन्न होगी 1 बटे में 90 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आएगा सी, वो जिस भिन्न की बात कर रहा है वो भिन्न कितनी हो जाएगी 1 बटे में 90। 1/90 विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। 1 बटे में 90 होगी वो भिन्न जिसकी हमसे पूछी गई है बात। क्लियर है? 1 बटे 90 1/90 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेटा क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड। अगला बताइए क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से फास्ट, जल्दी से कमेंट में अगले क्वेश्चन को बताएंगे क्या होगा। आपसे पूछ रहा है गणित में कॉन्जेक्चर किसे कहा जाता है। कॉन्जेक्चर क्या होता है ये पूछ रहा है आपसे। गणित में कॉन्जेक्चर किसे कहते हैं? देखो गणित में 3 चीजें होती है बेटा, मैं आपको बता दूं। एक होती है थ्योरम जिसको आप बोलते हो प्रमेय, ठीक है कि नहीं। एक होता है कॉन्जेक्चर जिसको आप हिंदी में बोलते हो अनुमान, और एक होता है एक्सियोम्स। एक्सियोम्स को हिंदी में बोलते हैं स्वयं सिद्ध। इन तीनों में बहुत क्वेश्चन आता है आपके, सीटेट बहुत पूछता है इन तीनों के बारे में। एक होती है थ्योरम, एक होती है कॉन्जेक्चर, एक होती है एक्सियोम्स। इन तीनों में अंतर समझ लो क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं थ्योरम की बात करता हूं तो थ्योरम वो चीज होती है जिसका प्रूफ होता है हमारे पास। अगर कोई आपसे पूछेगा इसका प्रूफ है क्या, आपके पास सबूत है, तो आप बोलोगे हां है, मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। तो ऐसी चीज जिसको प्रूव किया जा सकता है उसे कहते हैं थ्योरम, ठीक है। ऐसी चीजें जिसके लिए प्रूव होने की जरूरत नहीं है उनको कहा जाता है एक्सियोम्स, स्वयं सिद्ध। जैसे एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं कि 2 + 2 कितना होता है, आप बोलोगे 4 होता है भैया। इसके लिए कोई प्रूफ की नीड नहीं है। मैं आपको बोलूंगा 2 × 3 कितना होगा, आप बोलोगे 6 होगा भैया। तो ऐसी चीजों को एक्सियोम्स कहते हैं जिनके लिए हमें कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, उनको सही माना जाता है। सही बात है कि नहीं कि भैया 2 × 3 कितना होगा 6 होगा, 2 और 2 कितना होगा 4 होगा। ये स्वयं सिद्ध बातें हैं, इनको कहा जाता है एक्सियोम। और याद रखो जब भी आप किसी थ्योरम का प्रूफ करते हो या जब भी आप किसी थ्योरम का प्रूफ निकालते हो तो इनमें से किस चीज का यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, याद रखिएगा एक्सियोम्स का। यानी कि एक्सियोम की मदद से हम थ्योरम बनाते हैं, एक्सियोम का हम सहारा लेकर थ्योरम का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्जेक्चर क्या होता है, तो कॉन्जेक्चर का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसका प्रूफ नहीं होता या जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते उसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, जिसका कोई प्रूफ नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्जेक्चर। उदाहरण सुनो क्या, कि एक अनुमान लगाया हमने। जैसे मान लो हमसे कोई बात पूछी, हमने कह दिया ऐसा होगा यार, उसने पूछा कोई प्रूफ है, हमने कहा प्रूफ कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया एक बात बताओ जल्दी से, ठीक है कि नहीं, कि प्राइम नंबर्स क्या होती है सबसे छोटी 2, इसका प्रूफ है, लेकिन 2 ही क्यों है, ये प्रॉब्लम है। क्लियर है? तो क्या बोला है, बिल्कुल भी महत्व, पहला तो ऑप्शन ही अलग कर दिया उसने। वो कह रहा है एक्सियोम्स जो होते हैं यानी कॉन्जेक्चर जो होते हैं, अनुमान का मैथ्स में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि ये गणितीय समझ विकसित करने में मदद नहीं करता। गलत है। मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हम अनुमान से टिक करते हैं। आई पैडागॉजी के क्वेश्चन आप कैसे टिक करते हो, बाकी चारों को पढ़ते हो फिर आपका अनुमान लगता है कि ये वाला सही है। तो पहला तो वो कह रहा है कि इसकी जरूरत ही नहीं है, ये तो गलत है। दूसरा कह रहा है एक प्रस्ताव या निष्कर्ष है जो कि सिद्ध हो चुका है, सिद्ध अगर हो चुका है तो वो थ्योरम कहलाएगी, प्रमेय कहा जाएगा। वो केवल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं होता। एक प्रस्ताव या निष्कर्ष जिसे बिना प्रमाण के अस्थायी आधार पर सत्य मान लिया जाता है उसी का नाम होता है कॉन्जेक्चर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जेक्चर कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला बताओ जल्दी से, देखो जैसे ये है एक, बताओ ये किसका उदाहरण होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या उदाहरण होगा, बताओ फास्ट। आपसे कहा गया है कथन 6 के गुणज से एक कम या एक अधिक अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप क्या बोलोगे
कि भैया 6 से 1 कम लोगे तो क्या आएगा 5, 6 से 1 ज्यादा लोगे तो क्या होगा 7। तो आपसे पूछ रहा है कि ये किस चीज का उदाहरण है, ये बताइए आप जल्दी से, कौन बताएगा ये किसका उदाहरण है। एक कथन है कि अगर आप 6 से कम कोई संख्या लेते हो तो वो अभाज्य होती है, और 6 से 1 ज्यादा लेते हो वो भी अभाज्य होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये किस चीज का उदाहरण होगा, जनरलाइजेशन का होगा, थ्योरम का होगा, अनुमान होगा, या ये स्वयं सिद्ध की हुई बात है। बताओ किसका उदाहरण है, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, किसका उदाहरण है ये, फास्ट, किसका उदाहरण होगा, सी। याद रखो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये कॉन्जेक्चर का उदाहरण हो गया। क्यों उदाहरण हो गया, क्योंकि भाई ये अनुमान है आपका, इसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। आप इसको प्रूफ कर सकते हो क्या, बताओ जल्दी से, नहीं कर सकते। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जेक्चर, यानी कि भाई ये एक अनुमान था हमारे पास कि ये 5 होगा, ये 6 होगा, 5 और 7 दोनों क्या बनेंगी, दोनों की दोनों नंबर्स प्राइम होंगी, ये कोइंसिडेंटली सच हो गया। लेकिन आपको उसे प्रूव करके दिखाओ कि ये दोनों अभाज्य कैसे हो गई। अगर कोई आपसे पूछेगा बताओ ये दोनों कैसे प्रूव करो कि क्यों 6 से पहले और 6 के बाद वाली संख्या अभाज्य हो गई, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं सभी लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला बताओ जल्दी से, फास्ट, क्या होगा अगले क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से, जल्दी से अगले क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, फास्ट। क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। एक वर्ग बना लिया हमने, ठीक है जी, और कह रहा है इसका विकर्ण बना लो, इसका ये विकर्ण बना लिया हमने, डन। और एक आ गया है कि इसके विकर्ण पर एक क्या बनाया गया है, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर। तो बात क्या होती है, बात सुनो, अगर वर्ग की भुजा ए है तो विकर्ण कितने की होती है, √2a, यानी कि इस त्रिभुज की भुजाएं हो गई √2a, ये भी हो गई √2a। तो क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बोलोगे √3/4 a भुजा का वर्ग, भुजा का मतलब क्या होगा, √2 इंटू a का वर्ग, ये होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, आप बोलोगे वर्ग का क्षेत्रफल नॉर्मली होगा a²। बताओ भाई सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी √3/4, √2 का स्क्वायर करोगे √2 आ जाएगा, a का स्क्वायर करोगे a² आ जाएगा, इधर आएगा a²। कुछ कट रहा है दोनों में, कॉमन क्या है, a² से a² कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 इधर आ जाएगा, तो रेशियो क्या आएगा, रेशियो आएगा √3:2। तो राइट आंसर क्या बनना चाहिए था, √3:2 होगा राइट आंसर, कि भैया इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो आएगा वो आएगा √3:2। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लियर है सभी लोगों को, बताओ जल्दी से फास्ट, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी बच्चे को, सबको क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, दिस इज फॉर ऑल अबाउट टुडे, है ना। याद रखो क्लास का टाइमिंग है क्या है, 7 बजे आप लोगों को जुड़ जाना है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेली अपने कंटेंट प्लस पेडागोजी दोनों ही क्वेश्चंस को मिक्स कराकर कराते हैं प्रैक्टिस, ठीक है, डन। तो सभी लोग जुड़ना नहीं बोलेंगे, कितने बजे, शाम को, कल ठीक शाम को, डेली शाम को 7 बजे जुड़ना है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे जल्दी से, जिन्होंने नहीं किया अभी तक शेयर कर देंगे। कल फिर मिलेंगे आप लोगों से कितने बजे, ठीक शाम 7 बजे, डन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ओके, बाय बाय बेटा, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, थैंक यू सो मच विपिन, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। जुड़ना मत भूलना, ठीक शाम 7 बजे, कल फिर प्रैक्टिस करेंगे और भी नए और बेहतरीन क्वेश्चंस की, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।